1999 हिमाचल प्रदेश के छोटे से शहर पालमपुर में एक कहानी शुरू हुई थी जो आगे चलकर पूरे देश के दिल में बसने वाली थी। एक ऐसा लड़का जिसके सपने सिर्फ बड़े नहीं थे बल्कि उन सपनों के लिए सब कुछ कुर्बान करने का हौसला भी था। 9 सितंबर 1974 को विक्रम बत्रा का जन्म हुआ। एक साधारण लेकिन वैल्यू से भरे परिवार में उनके पिता गिरधारी लाल बत्रा एक स्कूल प्रिंसिपल थे और मां कमल कांता बत्रा एक टीचर, जिन्होंने उन्हें सच्चाई और हिम्मत सिखाई। विक्रम अकेले नहीं थे, उनका एक ट्विन ब्रदर भी था, विशाल। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम थे। स्कूल के दिनों में ही विक्रम में लीडरशिप साफ दिखाई देती थी और देश के लिए कुछ करने का जुनून हर दिन और मजबूत होता जा रहा था। कॉलेज के बाद विक्रम के पास एक सेफ करियर ऑप्शन था, मर्चेंट नेवी, जहां पैसा, कंफर्ट और एक सिक्योर लाइफ उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन उसने वो रास्ता नहीं चुना क्योंकि उसके लिए देश की सेवा किसी भी कंफर्ट से ज्यादा बड़ी थी। विक्रम ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन की, जहां हर दिन उसे एक सोल्जर ही नहीं बल्कि एक लीडर बनाया जा रहा था। और वहीं उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया कि अब उसकी जिंदगी सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरे देश की है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के कठिन ट्रेनिंग डेज में विक्रम हर चैलेंज को एक मिशन की तरह लेता था और धीरे धीरे वो सिर्फ एक कैडेट नहीं, एक फियरलेस लीडर बनता जा रहा था। उसकी एनर्जी अलग थी, उसका कॉन्फिडेंस अलग था, जैसे वो पहले से जानता हो कि उसका रास्ता आसान नहीं होगा। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद विक्रम बत्रा को इंडियन आर्मी की 13 जम्मू और कश्मीर राइफल्स में कमीशन मिला और अब वो ऑफिशियली एक ऑफिसर बन चुका था। यूनिफॉर्म पहनते ही उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब हर फैसला सिर्फ उसका नहीं, देश का था। उसी समय भारत और पाकिस्तान के बीच शांति की एक नई उम्मीद जगी थी। दोनों देश एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहे थे। फरवरी 1999 में एक हिस्टोरिक कदम उठाया गया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक बस में बैठकर लाहौर पहुंचे। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह शांति का संदेश था। लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ और ऐसा लगा जैसे सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन यह शांति ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं थी। जहां एक तरफ दुनिया शांति की उम्मीद कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक खतरनाक साजिश चुपचाप तैयार हो रही थी। पाकिस्तान आर्मी के अंदर कुछ और ही प्लान चल रहा था, जिसका नेतृत्व कर रहा था जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल परवेज मुशर्रफ और उसके कुछ सीनियर ऑफिसर्स ने एक सीक्रेट प्लान तैयार किया था, जिसका मकसद था भारत को बिना सीधे युद्ध के कमजोर करना। यह प्लान इतना खतरनाक था कि अगर सफल हो जाता तो भारत की सप्लाई लाइन पूरी तरह टूट सकती थी। इस प्लान का टारगेट था श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला NH-1 हाईवे, जो लद्दाख और कारगिल के लिए लाइफलाइन माना जाता है। अगर यह हाईवे कंट्रोल में आ जाता तो इंडियन आर्मी के लिए आगे लड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता। पाकिस्तान आर्मी ने अपने सोल्जर्स और मिलिटेंट्स को धीरे धीरे LOC पार कर भेजना शुरू किया और उन्होंने ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इन ऊंचाइयों से वो नीचे की हर मूवमेंट को आसानी से देख सकते थे और हमला करने के लिए परफेक्ट पोजीशन में थे। कारगिल की ये पहाड़ियां सामान्य नहीं थी। यहाँ की ऊंचाई, मौसम और टेरेन खुद में एक दुश्मन थे। पॉइंट 5140, पॉइंट 4875 और टाइगर हिल जैसे स्थान रणनीतिक रूप से इतने महत्वपूर्ण थे कि इन्हें खोना मतलब युद्ध हारना था। लेकिन उस समय किसी को भी इस घुसपैठ का अंदाजा नहीं था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और तभी एक छोटी सी घटना ने सब कुछ बदल दिया, जिसने इस छुपे हुए खतरे को पहली बार सामने लाया। एक लादकी शेफर्ड ताशी नामग्याल अपने खोए हुए याक को ढूंढने पहाड़ियों पर गया था। उसे नहीं पता था कि वो क्या देखने वाला है। अचानक उसने दूर कुछ हलचल देखी। कुछ लोग जो वहां होने ही नहीं चाहिए थे। वो लोग इंडियन आर्मी के नहीं थे, वे पाकिस्तानी इंट्रूडर्स थे जो चुपचाप बंकर बना रहे थे। ताशी नामग्याल ने तुरंत इस जानकारी को रिपोर्ट किया और यहीं से कारगिल वॉर की असली शुरुआत हुई। इंडियन आर्मी ने तुरंत सिचुएशन को वेरीफाई करने के लिए पेट्रोल भेजा। इस मिशन की कमांड दी गई लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया को। वो अपनी टीम के साथ उन पहाड़ियों की तरफ बढ़े जहां दुश्मन छुपा बैठा था। लेकिन जो उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा था, क्योंकि दुश्मन पहले से तैयार था और सौरभ कालिया और उनकी टीम के साथ जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर दिया। अब यह साफ हो चुका था कि यह कोई छोटी घुसपैठ नहीं थी। इंडियन आर्मी ने तुरंत बड़े स्तर पर एक्शन लेने का फैसला किया और ऑपरेशन विजय की शुरुआत की गई। मई 1999 इंडियन आर्मी ने कारगिल सेक्टर में अपनी फोर्सेस डिप्लॉय करनी शुरू कर दी। हर तरफ सिर्फ एक ही गोल था,
हर हाल में दुश्मन को पीछे धकेलना। लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं थी, क्योंकि दुश्मन पहले से ऊंचाई पर बैठा था। ऊंचाई पर बैठे दुश्मन को नीचे से हराना मिलिट्री टर्म्स में सबसे कठिन सिचुएशन मानी जाती है। हर कदम पर भारतीय सैनिक खुले टारगेट बन जाते थे और फिर उन्हें आगे बढ़ना ही था। इसी दौरान 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स को भी कारगिल भेजा गया और इसी यूनिट का हिस्सा थे लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा। अब तक वो सिर्फ एक ऑफिसर थे, लेकिन आने वाले दिनों में उनका नाम इतिहास बनने वाला था। विक्रम बत्रा और उनकी यूनिट को डरास सेक्टर में डिप्लॉय किया गया, जहां लड़ाई अपने सबसे खतरनाक रूप में थी। हर तरफ गोलियों की आवाज, बर्फ से ढकी चोटियां और हर पल मौत का खतरा। यहां ऑक्सीजन कम थी, टेम्परेचर -30 से -40 डिग्री तक गिर जाता था और टेरेन इतना खतरनाक था कि खड़े रहना भी मुश्किल था। लेकिन इन सब के बीच इंडियन सोल्जर्स ने पीछे हटने के बारे में सोचा भी नहीं, क्योंकि अब यह सिर्फ जमीन की नहीं, सम्मान की लड़ाई थी। कमांडर्स ने क्लियर ऑर्डर्स दिए, हर कब्जाई गई पीक को वापस लेना है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। सबसे पहला बड़ा टारगेट था पॉइंट 5140, जो एनिमी के लिए सबसे मजबूत पोजीशन बन चुका था। पॉइंट 5140 पर बैठे दुश्मन नीचे की हर मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे थे। जब तक ये पीक उनके पास थी, आगे बढ़ना नामुमकिन था। इस मिशन की जिम्मेदारी दी गई विक्रम बत्रा की कंपनी को, और अब असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। अटैक रात के अंधेरे में प्लान किया गया ताकि दुश्मन को सरप्राइज दिया जा सके। विक्रम बत्रा और उनकी टीम चुपचाप पहाड़ी चढ़ना शुरू कर गई, हर कदम जान जोखिम में डालकर। जैसे जैसे वे ऊपर बढ़ते हैं, दुश्मन को उनकी मूवमेंट का अंदाजा हो जाता है और अचानक गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन विक्रम बत्रा पीछे नहीं हटते। अब यह लड़ाई सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि उनकी पहचान बनने वाली थी। रात का अंधेरा, ठंडी हवा और सामने दुश्मन की मजबूत पोजीशन। विक्रम बत्रा और उनकी टीम धीरे धीरे चढ़ाई कर रहे थे, हर कदम के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था। लेकिन पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं था। एनिमी बंकर्स ऊपर से लगातार फायरिंग कर रहे थे और इंडियन सोल्जर्स नीचे से टारगेट बन रहे थे। फिर भी विक्रम बत्रा ने अपनी टीम को आगे बढ़ने का सिग्नल दिया, क्योंकि रुकना मतलब हार मान लेना था। चढ़ाई इतनी खड़ी थी कि कई जगह सोल्जर्स को हाथों से पकड़कर ऊपर जाना पड़ रहा था, और इसी दौरान गोलियां उनके बिल्कुल पास से गुजर रही थी। लेकिन इस खतरनाक स्थिति में भी उनकी हिम्मत नहीं टूटी, बल्कि हर सोल्जर और ज्यादा फोकस्ड हो गया। विक्रम बत्रा ने स्ट्रैटेजी बदली। उन्होंने डिसाइड किया कि दुश्मन के बिल्कुल करीब जाकर अटैक करना होगा। अब यह लड़ाई लॉन्ग रेंज नहीं, क्लोज कॉम्बैट बनने वाली थी, जहां हर सेकंड जान और मौत के बीच का फर्क तय करता था। जैसे ही वे दुश्मन के पहले बंकर के करीब पहुंचे, एक तेज हमला किया गया, जिसने दुश्मन को चौंका दिया। हाथों में राइफल्स, ग्रेनेड्स और दिल में सिर्फ एक जिद कि किसी भी कीमत पर यह पीक जीतनी है। एक एक करके बंकर साफ किए जाने लगे और दुश्मन की रेजिस्टेंस धीरे धीरे टूटने लगी। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। सबसे मजबूत पोजीशन अभी भी बाकी थी। विक्रम बत्रा खुद आगे बढ़े और सबसे खतरनाक बंकर की तरफ अटैक लीड किया। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन एक लीडर हमेशा सबसे आगे चलता है। करीब पहुंचते ही इंटेंस फायरिंग शुरू हो गई। हर तरफ सिर्फ गोलियों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन विक्रम बत्रा ने बिना रुके सीधा हमला जारी रखा और कुछ ही पलों में उस बंकर को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब पॉइंट 5140 लगभग इंडियन कंट्रोल में। दुश्मन पीछे हटने लगा था और उसी मोमेंट पर एक आवाज गूंजी, जो आने वाले समय में एक लेजेंड बन गई। ये दिल मांगे मोर। विक्रम बत्रा की ये कॉल साइन पूरी वैली में गूंज उठी। ये सिर्फ एक मैसेज नहीं था, ये जीत का ऐलान था। पॉइंट 5140 कैप्चर हो चुका था और विक्रम बत्रा अब पूरे देश के लिए एक हीरो बन चुके थे। पॉइंट 4875 की चढ़ाई शुरू हो चुकी थी। हर कदम के साथ खतरा और बढ़ता जा रहा था। दुश्मन ऊपर से लगातार फायरिंग कर रहा था और नीचे से बढ़ते हुए सोल्जर्स पूरी तरह एक्सपोज थे। टेरेन इतना खतरनाक था कि कई जगह सोल्जर्स को क्रॉलिंग करते हुए आगे बढ़ना पड़ा। ठंडी हवाएं और कम ऑक्सीजन हर सांस को मुश्किल बना रही थी। लेकिन इसके बावजूद कोई भी रुकने को तैयार नहीं था, क्योंकि अब पीछे हटना मतलब सब कुछ खो देना था। एनिमी बंकर्स इस बार पहले से ज्यादा मजबूत थे और हर बंकर से लगातार गोलियां बरस रही थी। इंडियन सोल्जर्स को हर कदम सोच समझ कर लेना पड़ा, क्योंकि यहां हर गलती जान ले सकती थी। विक्रम बत्रा अपनी टीम के साथ आगे बढ़ते हुए
हर सोल्जर को मोटिवेट करते थे। उनकी प्रेजेंस ही एक ताकत बन चुकी थी जो हर किसी को आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर कर रही थी। जैसे ही टीम दुश्मन के करीब पहुंची, क्लोज कॉम्बैट शुरू हो गई। अब लड़ाई राइफल से नहीं बल्कि कुछ ही दूरी पर आमने सामने की थी। एक एक करके बंकर्स पर हमला किया गया। ग्रेनेड्स और राइफल्स की आवाज से पूरी पहाड़ी गूंज उठी। हर जीत के साथ आगे बढ़ने का रास्ता बन रहा था, लेकिन हर कदम की कीमत भी चुकानी पड़ रही। इस दौरान कई जवान घायल हुए और कुछ ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन किसी ने भी मिशन छोड़ने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि सब जानते थे ये लड़ाई अधूरी नहीं छोड़ी जा सकती। विक्रम बत्रा खुद सबसे आगे बढ़ रहे थे और सबसे खतरनाक पोजीशंस पर अटैक लीड कर रहे थे। एक लीडर के रूप में वो सिर्फ आदेश नहीं दे रहे थे, बल्कि खुद हर खतरे का सामना कर रहे थे। लड़ाई अपने सबसे कठिन मोड़ पर पहुंच चुकी थी। दुश्मन पूरी ताकत से जवाब दे रहा था। हर तरफ सिर्फ केओस था और उसी केओस में असली हिम्मत की परीक्षा हो रही थी। अब पॉइंट 4875 जीतने से बस कुछ ही कदम दूर थे। लेकिन यही वो मोमेंट था जहां हालात अचानक बदलने वाले थे। एक ऐसा पल जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। लड़ाई अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर थी। चारों तरफ गोलियों की आवाज और एक्सप्लोजन्स गूंज रहे थे। और इसी बीच एक इंडियन ऑफिसर बुरी तरह घायल हो गया, जो दुश्मन की फायरिंग के बीच फंसा हुआ था। वो ऑफिसर खुली जगह पर था, जहां से उसे हटाना लगभग नामुमकिन लग रहा था। हर कोशिश का मतलब था खुद को भी खतरे में डालना, और कुछ ही पलों में उसकी जान जा सकती थी। सिचुएशन देखकर विक्रम बत्रा ने तुरंत फैसला लिया। उन्होंने खुद उस घायल ऑफिसर को बचाने का डिसीजन लिया। यह कोई आदेश नहीं था, यह एक लीडर का इंस्टिंक्ट था। उन्होंने अपने साथी से कहा, तू पीछे देखता हूं, और बिना समय गवाए वो आगे बढ़ गए। गोलियां उनके चारों तरफ से गुजर रही थीं, लेकिन उनका फोकस सिर्फ एक चीज पर था, अपने साथी को बचाना। धीरे धीरे विक्रम बत्रा उस घायल ऑफिसर तक पहुंचे और उसे खींचकर सुरक्षित जगह की तरफ लाने लगे। हर सेकंड खतरा बढ़ रहा था, लेकिन उन्होंने रुकने के बारे में सोचा भी नहीं। जैसे ही वो वापस लौट रहे थे, दुश्मन ने उनकी मूवमेंट स्पॉट कर ली और अचानक हैवी फायरिंग शुरू हो गई, जिससे सिचुएशन और भी खतरनाक हो गई। इस दौरान विक्रम बत्रा को गोली लगी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उस ऑफिसर को नहीं छोड़ा। वो आखिरी दम तक उसे सुरक्षित करने की कोशिश करते रहे। यही एक सच्चे सोल्जर की पहचान होती है। उनकी टीम ने तुरंत सिचुएशन को संभालने की कोशिश की और उन्हें कवर देने के लिए जवाबी फायरिंग शुरू की। लेकिन हालात अब उनके कंट्रोल से बाहर हो रहे थे, क्योंकि दुश्मन पूरी ताकत से हमला कर रहा था। उस लड़ाई के बीच विक्रम बत्रा गंभीर रूप से घायल हो चुके थे और धीरे धीरे उनकी ताकत कम होती जा रही थी। लेकिन आखिरी पल तक उन्होंने हार नहीं मानी। और फिर उस बर्फीली पहाड़ी पर एक बहादुर सोल्जर ने अपने देश के लिए अपनी जान दे दी। विक्रम बत्रा अब शहीद हो चुके थे, लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। विक्रम बत्रा के गिरने के बाद भी लड़ाई रुकी नहीं। उनकी टीम ने उसी हिम्मत के साथ आगे बढ़ना जारी रखा। हर सोल्जर जानता था कि अब यह जीत उनके लिए और भी जरूरी हो चुकी है। इंडियन सोल्जर्स ने दुश्मन पर और ज्यादा एग्रेसिव हमला शुरू किया और धीरे धीरे उनकी रेजिस्टेंस टूटने लगी। हर बंकर एक एक करके साफ किया गया और दुश्मन पीछे हटने लगा। आखिरकार पॉइंट 4875 पूरी तरह इंडियन आर्मी के कंट्रोल में आ गया। यह जीत आसान नहीं थी, बल्कि बहुत भारी कीमत पर मिली थी। इस पीक को बाद में नाम दिया गया बत्रा टॉप, एक ऐसे सोल्जर के नाम पर जिसने सब कुछ दे दिया। एक गहरा दर्द जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। विक्रम बत्रा की बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो भारत का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑनर है। उनकी कहानी पूरे देश में फैली। हर घर में उनका नाम लिया जाता। ये दिल मांगे मोर अब सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, बल्कि एक भावना बन चुकी। कारगिल वॉर में भारत ने जीत हासिल की,